हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 88 का संबंध है 64 के साथ में और 54 का संबंध है 20 के साथ में, उसी प्रकार से 67 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 88 से यहां पर 64 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि 54 से यहां पर 20 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 67 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 88 से यहां पर 64 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 88 से यहां पर 64 लाने के लिए क्या किया गया है, मेरे भाई 88 की दोनों संख्याओं को आपस में किया गया है गुणा। यदि हम 88 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर 8 गुणा 8 करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 64। और ध्यान से देखिए 64 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि 54 का संबंध 20 के साथ में इसी प्रकार से है क्या। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 54 से हम पता करेंगे 20 से, तो क्या करेंगे यहां पर भी हम 54 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 54 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 5 चौक 20। और मेरे भाई यहां पर देखिए 20 आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 67 के अंदर है और 67 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सभी की तरह सबसे पहले हम क्या कर देंगे 67 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 67 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 6 7 42। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 42। अब हमें देखना है कि संख्या 42 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर संख्या 42 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि 14 है 13 बराबर 9 लिखा है और 27 है 36 बराबर 18 लिखा है तो 46 है 31 बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 14
हैज 13 बराबर 9 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि 27 है 36 बराबर 18 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि 46 है 31 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 14 है 13 बराबर 9 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास है क्या 14, उसके बाद में है हैज, फिर क्या है 13 और इसको लिखा गया है 9 कैसे। तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो 14 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 14 की दोनों संख्याओं को आपस में हम जोड़ लेंगे तो 1 और 4 मिलकर बन जाएगा 5। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया गया है, 13 की भी दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 13 की यदि हम दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे तो 1 और 3 मिलकर बन जाएगा 4। और मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़कर लिखा गया है 9, यानी कि 5 और 4 को आपस में ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 9। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 9 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 27 है 36 बराबर 18 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है 27, उसके बाद में है हैज, फिर क्या है 36 और मेरे भाई इसके बराबर में लिखा गया है 18। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 27 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 7 मिलकर बन जाएगा 9। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 36 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। तो मेरे भाई 36 की दोनों संख्याओं को भी आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 6 मिलकर बन जाएगा 9। और यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो 9 और 9 मिलकर बन जाएगा 18। और मेरे भाई 18 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 46 है 31 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो आंसर हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि 46 है 31 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 46 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 46 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 6 मिलकर बन जाएगा 10। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 31 की दोनों संख्याओं को भी आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 31 की दोनों संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे तो 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4। और यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर दें तो 10 और 4 मिलकर बन जाएगा 14, यानी कि 46 है 31 बराबर लिखा जाएगा 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है 14 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 122 और यहां पर 170 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि यहां पर हमें 290 दिया गया है और 290 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। सबसे पहले यहां पर देखिए संख्या में दी गई है सबसे पहले 122, तो यहां पर 122 लिखा गया है कैसे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 11 का स्क्वायर कर दें तो 11 के स्क्वायर कितना होता है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 11 का स्क्वायर होता है 100
121 और यदि हम इस 121 के अंदर प्लस 1 कर दें तो 121 और 1 मिलकर बन जाएगा 122 और यहाँ पर देखिए 122 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे देखेंगे कि यहाँ पर 170 है, कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर 170 लिखा गया है कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या कर दें 13 का स्क्वायर कर दें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और इस 169 के अंदर यदि हम क्या कर दें प्लस 1 कर दें तो 169 और 1 मिलकर बन जाएगा 170 और ध्यान से देखिए 170 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 290 कैसे लिखा जा सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर 290 लिखा जा सकता है कैसे, यदि हम क्या कर दें यहाँ पर 17 का स्क्वायर कर दें तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 17 का स्क्वायर होता है कितना 289 और यदि हम 289 के अंदर क्या कर दें प्लस 1 कर दें तो 289 और 1 मिलकर बन जाएगा 290 और ध्यान से देखिए 290 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर 122 लाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है 11 का स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद में 170 लाने के लिए किया गया है 13 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 11 से 13 पर चलेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, यदि हम 11 के अंदर प्लस 2 कर देंगे तो 11 और 2 हो जाएगा 13। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है 17 का स्क्वायर प्लस 1, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 17 के अंदर प्लस 2 कर देंगे तो 17 और 2 मिलकर बन जाएगा कितना मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से समझिए 17 और 2 मिलकर बन जाएगा कितना 19, ठीक है। तो यहां पर हम कर देंगे 19 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर ध्यान से समझिए 19 का स्क्वायर होता है कितना, तो मेरे भाई 19 का स्क्वायर होता है 361 और 361 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 361 और 1 मिलकर बन जाएगा 362, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 362। अब हमें देखना है कि 362 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 362 में दिया गया है ऑप्शन है 1 के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज हमने 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए के अंदर आपको 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन के साथ में मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं यदि आप एग्जाम से पहले इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, ठीक है। तो जिस भी अभ्यर्थी को ये पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से BC का संबंध है 127 के साथ में उसी प्रकार से CD का संबंध के संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न RRB ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप
टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि BC से यहां पर 127 है कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से BC से 127 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि CD से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि BC से यहां पर 127 कैसे बना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से यहां पर संख्या बनानी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको करना है नंबरिंग। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC का नंबरिंग करेंगे। तो देखिए B आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है, C आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। अब इन दोनों संख्याओं का क्या किया गया है, सबसे पहले आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 5। अब 5 से 127 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 5 का किया गया है क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का क्यूब होता है 125। और इस 125 के अंदर यहां पर +2 करके मेरे भाई यहां पर लिखा गया है 127। और ध्यान से देखिए 127 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे CD के अंदर है और CD से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो CD का हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए C आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। उसके बाद में D आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 3 और 4 मिलकर बन जाएगा 7 है। अब मेरे भाई यहां पर हम क्या करेंगे, 7 का कर देंगे क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का क्यूब होता है 343 है। और इस 343 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो 343 और 2 मिलकर बन जाएगा 345 है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 345। अब हमें देखना है कि संख्या 345 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 345 हमें दी गई है ऑप्शन B के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन B हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि इस पहली आकृति में यहां पर 65 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली आकृति में 65 आया है सेम उसी प्रकार से हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इस पहली आकृति में पता करेंगे कि यहां पर 65 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहां पर 65 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 8 और इस 7 का आपस में गुणा किया गया है। तो यहां पर देखिए यदि हम 8 और 7 का आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 8 7 के 56। ठीक है, और इस 56 के अंदर यहां पर प्लस किया गया है इस तीसरी संख्या इस 9 को। तो ध्यान से देखिए यदि हम 56 के अंदर 9 को ऐड कर देंगे तो 56 और 9 मिलकर बन जाएगा 65। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 65 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस दूसरी आकृति के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 8 और इस 3 को आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहां पर देखिए 8 और 3 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 8 3
24, ठीक है। और इस 24 के अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इस तीसरी संख्या को। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 का गुणा 3 के साथ में किया तो कितना है, 24 है। अब 24 के अंदर हम क्या कर देंगे, इस तीसरी संख्या को ऐड कर देंगे। तो 24 के अंदर 10 को ऐड कर देंगे तो 24 और 10 मिलकर बन जाएगा 34, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 34। और मेरे भाई ध्यान से देखिए, 34 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए है भोपाल में, ऑप्शन बी है रावतभाटा में, ऑप्शन सी है तारापुर में, और ऑप्शन डी है बेंगलोर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में प्रारंभ किया गया था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी, और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन सी है मेघालय राज्य में, और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के सिक्किम राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन बी कवक के द्वारा, ऑप्शन सी विषाणु के द्वारा, और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ के द्वारा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हाइड्रोफोबिया रोग मेरे भाई विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सभी को क्लास को कंप्लीट देखना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन
सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत सरकार के कार्य संचालन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 76 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 77 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 80 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार के कार्य संचालन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत सरकार के कार्य संचालन के बारे में अनुच्छेद 77 में बताया गया है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B6, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई शहर को, ऑप्शन बी है चेन्नई शहर को, ऑप्शन सी है बेंगलुरु शहर को और ऑप्शन डी है हैदराबाद शहर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बेंगलुरु शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किस सम्राट के शासन काल में माना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त के शासन काल में और ऑप्शन डी है देवगुप्त के शासन काल में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को माना जाता है स्वर्ण युग। ठीक है, तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए फलवित्ती, ऑप्शन बी है भ्रूणपोष, ऑप्शन सी है पूर्ण बीज और ऑप्शन डी है बीजावरण। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए प्रोटॉन पर है, ऑप्शन बी है आवेश पर है, ऑप्शन सी है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी है 1994 में, ऑप्शन सी है 1872 में और ऑप्शन डी है 1969 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। तो मेरे भाई 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए कलिंग युद्ध के बाद, ऑप्शन बी है तक्षशिला युद्ध के बाद, ऑप्शन सी है गंगा युद्ध के बाद और ऑप्शन डी है कौरव युद्ध के बाद। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई आपको एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। प्रश्न है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के हरियाणा राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है, यह गति के किस नियम का उदाहरण है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है, यह गति के किस नियम का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है, यह गति के तीसरे
तीसरे नियम का उदाहरण है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और मेरे भाई जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।